नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ की बात में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हेल्थ की बात में आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की, एक ऐसी मानसिक स्थिति में जिसमें व्यक्ति की भावनाएं स्थिर नहीं रहती हैं। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो चलिए जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण, लक्षण, उसके बाद अपने खास मेहमानों से उसके उपचार के बारे में भी हम जानेंगे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या आखिर? बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी के तहत बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। ये डिसऑर्डर डिप्रेशन और मूड में बदलाव की वजह से बनती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रोगी की मनोदशा दो विपरीत अवस्था में बदलती रहती है और कई बार व्यवहार पर नियंत्रण रखना रोगियों को मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण क्या हो सकते हैं? पारिवारिक इतिहास, खराब रिलेशनशिप, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारी और पैसों की जैसे समस्याओं से ग्रसित रहना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके उपचार भी क्या हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर जतिन उकरानी जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जतिन उकरानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, बड़े सरल शब्दों में। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है, एक सिवियर मानसिक परेशानी है जो कि फेजेस में आती है, जो कि जिसमें डिप्रेशन भी होता है और मेनिया हाइपोमेनिया भी होता है। और ये फेजेस में आता है, कुछ महीनों के लिए मेनिया हाइपोमेनिया रहेगा, कुछ महीनों के लिए डिप्रेशन रहेगा। इस तरह से ये बीमारी जो है ये सालों साल चलती जाती है और अगर इसका इलाज नहीं होता है तो फिर ये जो एपिसोड्स हैं ये समय के साथ बढ़ते जाते हैं, इनके बीच के जो अंतराल होता है वो कम होता जाता है। तो ये एक रिलैप्सिंग रिकरिंग डिसऑर्डर है, एपिसोडिक डिसऑर्डर है, मतलब कुछ समय के लिए इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बट उसके अलावा इंसान काफी हद तक नॉर्मल रह सकता है। आपने तीन चीजें कही हैं, एक तो डिप्रेशन, मेनिया और हाइपोमेनिया। अगर हम तीनों में भेद जानना चाहें, इन तीनों को कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, पहले हम डिप्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम डिप्रेशन समझते हैं। देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको लगता है उसका जीना खराब हो गया है और नींद नहीं आती है या ज्यादा आती है या भूख नहीं लगती है, उसको रोने लगेगा, बोलेगा मेरा मैं मर जाऊं तो अच्छा है, खुद ब खुद बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। तो ये लक्षण अगर 2 हफ्ते तक किसी को कंटिन्यूअसली होते हैं तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब अगर हम मेनिया देखें तो मेनिया डिप्रेशन का ठीक उल्टा होता है। मेनिया में इंसान अत्यधिक एक्साइटेड हो जाएगा, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी, जरूरत से ज्यादा खुश होगा और कई बार जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, दूसरे लोगों को परेशान करेगा, मारेगा पीटेगा, कई बार अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगेगा। कई बार बहुत सारे बिजनेस खड़े कर देता है, कई बार पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है, लाखों का जो है खर्चा कर देता है कई बार मरीज। और उसको ऐसा लगने लगता है कि वो वही है जो कुछ भी है, उसमें उसमें भगवान ने कोई शक्ति दे दी है, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, उसको लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे डिप्रेशन में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, ऐसे ही मेनिया या हाइपोमेनिया में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान, ओवर एक्साइटेड हो जाता है और अक्सर करके दूसरों को परेशान करता है। डिप्रेशन में खुद परेशान रहता है, मेनिया हाइपोमेनिया में दूसरों को ज्यादा परेशान करता है और रिस्क ज्यादा लेता है। तो ये लक्षण कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर जो है फेजेस में होता है, कई बार हाइपोमेनिया मेनिया में हमें देखने को मिलेगा इंसान, कई बार हमें डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। मोहित शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जतिन जी ने उसको समझाने की कोशिश की है, और लेकिन दर्शकों को ये कैसे पता होगा, क्योंकि ये जो लक्षण बताए गए कि इस स्थिति से डिप्रेशन में जाना, मेनिया में, उसके बाद हाइपोमेनिया में, लेकिन ये डॉक्टर यानी आप लोग तो पहचान सकते हैं, कॉमन पर्सन, हम जैसे लोग जो आम जीवन जीते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इस बीमारी से वो ग्रसित होने वाले हैं या उनके लक्षण उनके अंदर दिखाई देने लगे हैं?
देखिए, ये जो बीमारी है, पहले समझिए कि जब ये स्टार्ट होती है, ये कोई कोई भी पहले लक्षण आ सकता है। हो सकता है पहले डिप्रेशन का लक्षण आए हम्म। और वो एपिसोड डिप्रेशन का जाए। हो सकता है उसके कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक दूसरा कोई एपिसोड ना आए और फिर जाके एक मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड आए, और ऐसे ही लाइफ में आगे चलता जाए। तो जब डिप्रेशन का लक्षण वो आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्रेशन में सबसे कोर कोर होता है उदासी। इंसान उदास फील करने लगता है अपने आप। इतना उदास कि उसको लगता है कि ये उदासी कभी खत्म ही नहीं होगी। सुबह से शाम तक लगातार 14 दिन तक जब उसे उदासी महसूस होने लगती है, हम्म। और साथ में उसको शरीर में कमजोरी आना, चीजों में मन लगना खत्म हो जाना, भूख लगना खत्म हो जाना, नींद में डिस्टरबेंस होना, हम्म। नेगेटिव नेगेटिव सोच आना कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, या मैंने पास्ट में बहुत खराब काम करे हैं, फ्यूचर में सब खराब हो जाएगा, प्रेजेंट में कुछ नहीं है। कई बार गंभीर स्थिति में सुसाइडल थॉट्स आ जाना, ये डिप्रेशन के लक्षण कहलाते हैं। ये फेज चलता है। इसमें जो जो आसपास के लोग हैं, ये वो मरीज को देख सकते हैं कि वो एकदम से ना सबसे अलूफ सा हो गया, दूसरों से बात नहीं करता, अपने आप में रहना शुरू कर दिया, लोगों लेकिन यहाँ पर एक लोगों के सवाल उठ रहा है मोहित जी, संपर्क में तो सुसाइडर के लक्षण आ जाना आपने कहा, तो सुसाइडर के लक्षण डिप्रेशन में, मेनिया में या हाइपोमेनिया में किस में सर्वाधिक आने के लक्षण वो चांसेस होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेनिया या हाइपोमेनिया में नहीं होते। लेकिन ज्यादातर डिप्रेशन में जब उदासी बढ़ती है, जब ये फीलिंग आती है कि कुछ भी नहीं हो सकता, सारे जीवन मेरा खराब हो गया है, चीजें बहुत बेकार हो गई हैं, जब इस तरीके के विचार, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं, तब सुसाइडल आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये इस सारे बीमारी लक्षण है के कारण डिप्रेशन का के। अगर हम जानना इसमें चाहें कि क्या वजह रहती है जो इस बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं या जिनको ग्रसित होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा? देखिए, सबसे कॉमन वजह जो है इसकी जेनेटिकल है, मींस वंशागत। कि हम्म। अगर अगर पेरेंट्स में है या किसी के जीन्स में इस तरीके के लक्षण है, तो होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब बच्चे को या फिर भाई भाई बहनों में किसी एक को है तो किसी और को होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, नशा करने की आदत, खासतौर पे गांजा, चरस और भांग, इनके इन इन कैनाबिस के तत्व को नशा करने से ये हम्म। होने के चांस होते हैं। एक तरीके का मेथ सब्सटेंस जो होता है, उससे भी बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर, एडमिशन करके ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर जतिन उकरानी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर मोहित शर्मा जी ने कहा कि दरअसल मानसिक अस्पताल में भी भर्ती करना जरूरी हो जाता है ऐसे मरीजों को, लेकिन क्या हम उन्हें कॉमन पेशेंट के साथ, नॉर्मल जो मरीज रहते हैं उनके साथ भी रख सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको हम नॉर्मल मरीजों के साथ नहीं रख सकते हैं। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर में चरण पे भी डिपेंड करेगा, कौन से किस तरह का एपिसोड चल रहा है, हम्म। उसके अनुसार भी ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, काउंसलिंग दी जाती है। अगर किसी को मेनिया या हाइपोमेनिया हो रहा है तो उसको मूड स्टेबलाइजर या एंटीसाइकोटिक इस तरह की दवाइयां दी जाती हैं, और कई बार भर्ती भी किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है, बहुत ज्यादा उसने पैसे का नुकसान कर दिया है, तो फिर उसको जो है भर्ती भी किया जाता है। और ऐसे केस में जो है नॉर्मल अस्पताल में नहीं, एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ही भर्ती किया जाता है। जनरल हॉस्पिटल कभी भी ऐसे मरीजों को शायद नहीं रखें। एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल ही मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को जो है एडमिट करेगा। डिप्रेशन में भी कई बार जो है, अगर पेशेंट सुसाइडल है, उसने हम्म। मन में बिल्कुल विचार बना लिया है कि उसे मरना ही है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा है, ऐसे केस में भी उसको भर्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीमारी के उपचार के बाद, एक बार उपचार के बाद दूसरी बार क्या बीमारी को होने की फिर संभावना होती है? यदि होती है तो कितने %? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि मैंने बोला कि रिलैप्सिंग रिकरिंग बीमारी है। अगर आप प्रॉपर उपचार ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, नंबर ऑफ हाइपोमेनिया, डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। उनका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, उनके बीच का अंतराल जो है वो बढ़ता जाएगा।
बट अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं, अगर आप इलाज नहीं ले रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई एपिसोड जो है वो होगा ही होगा। ऐसा रिसर्च का कहना है कि एक 60 साल 70 साल के लाइफ एक उम्र में जो है कम से कम अगर आप उपचार नहीं ले रहे हैं, अगर आप इलाज नहीं ले रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो 10 डिप्रेशन के एपिसोड हो सकते हैं और 5 मेनिया के एपिसोड हो सकते हैं। तो उपचार ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे बीपी की परेशानी होती है, अगर आप बीपी का दवाई नहीं लेंगे तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बीपी के इलाज में फिर कभी कभी बीपी लो भी हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा मन भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर में मन जो है वो कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। उसका उपचार लेना जरूरी है ताकि वो बैलेंस में रहे। बिल्कुल। डॉक्टर मोहित शर्मा जी, दर्शकों के मन में एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता कितने प्रकार, क्योंकि तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, उनके नए नए वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसका जिक्र करें तो ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, 2 प्रकार के हैं, जैसे जिनमें लोगों को डिप्रेशन तो कॉमन ही है, दोनों दोनों प्रकार में होता है। डिप्रेशन हो या मेनिया का एपिसोड हो तो उसको हम कहते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। हाँ, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन हो लेकिन मेनिया नहीं होता, लेकिन हाइपोमेनिया के एपिसोड्स आते हैं बार बार, तो उनको हम कहते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। तो ये 2 प्रकार के बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया गया। तो इनको अलग अलग किस तरीके से कैटेगरी, और इनको अलग अलग अगर हम इलाज के इनके लिए हम जिक्र करें तो किस तरीके से इनका इलाज जो है, इलाज की जो प्रक्रिया है वो चलती है? देखिए, दोनों में ही मूड स्टेबलाइजर बहुत जरूरी होता है। जैसे सबने बताया कि हाई और लो दोनों जाने से हमें रोकना है, तो मूड स्टेबलाइज करने की जरूरत है। हाँ? लेकिन अगर हम बात करें कि एपिसोड को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे अगर डिप्रेशन का एपिसोड है तो वो दोनों ही कैटेगरी में सेम तरीके से ट्रीटमेंट होता है। सेम तरीके की मेडिसिन या काउंसलिंग या कई बार इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज भी हम इसमें यूज करते हैं। RTMS नई तरीके के ये आई हैं जिसको हम यूज करते हैं। और साथ अगर मेनिया और हाइपोमेनिया में डिफरेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। मेनिया का मतलब है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस, हाइपोमेनिया होता है लेस, एक हल्का सिम्टोमेटिक। तो उसमें हल्के, उसमें हम जनरली थोड़ी बहुत दवाइयों से चीजों को ठीक करते हैं। लेकिन मेनिया में और बहुत एग्रेसिव नेचर के टाइम पर हमें मेडिसिन के डोज थोड़े हैवी रखने होते हैं। और कहीं और हम हिदायत देते हैं कि घर से बाहर ना जाए, अगर घर में ट्रीटमेंट हो रहा है तो घर से बाहर ना जाए, और जाए तो किसी के साथ जाए। इस टाइम पर बैंक रिलेटेड या मनी रिलेटेड कोई काम ना करे, कोई चीज कोई बड़े डिसीजंस ना ले लाइफ से रिलेटेड, मैरिज या डाइवोर्स के रिलेटेड डिसीजंस ना ले। सेक्सुअल एक्टिविटीज इस केस में कई बार बहुत बड़ी होती है, तो कोई ना कोई। जतिन उकरानी जी, अगर हम उम्र का जिक्र करें तो किस उम्र के लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होने की ज्यादा चांसेस होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर जनरली तो है यंगस्टर्स में स्टार्ट होता है। आप अगर देखेंगे तो अर्ली टीनेज या फिर जो यूथ ईयर्स है हमारे 20s to 30s में जनरली बाइपोलर डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। और कई बार ये डिप्रेशन से भी स्टार्ट हो सकता है और कई बार ये मेनिया की तरह भी स्टार्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है, पहली बार जब मरीज आता है तो उसको केवल डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग डिप्रेशन की तरह ही ट्रीट कर देते हैं। बट समय के साथ चीजों से हमें समझ में आने लगता है कि ये शायद बाइपोलर डिसऑर्डर है, और फैमिली को भी हम लोग समझाते हैं कि भाई आगे जाके मेनिया का एपिसोड या हाइपोमेनिया का एपिसोड हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बाइपोलर डिसऑर्डर में पहली बार कोई मेनिया का ही एपिसोड हो या हाइपोमेनिया का ही एपिसोड हो। कई बार जो साधारण सा एक डिप्रेशन है, जो कि आपको लग रहा है कि किसी कारण की वजह से हुआ है, कोई क्या कहते हैं आसपास कोई घटना घटी है उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है आगे जाके। सर्वाधिक अगर इस बीमारी का हम जिक्र करें तो महिलाओं में होने के चांसेस होते हैं या होते हैं, या पुरुषों में, और वजह क्या होती है? देखिए, ऑलमोस्ट इक्वल ही है, मैं बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है। ऑलमोस्ट इक्वल ही है। दोनों की प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अगर किसी महिला को है तो उनको मिक्स्ड अफेक्टिव एपिसोड्स हो सकते हैं, जहाँ पे डिप्रेशन और मेनिया के एपिसोड जो है दोनों एक साथ हो, ऐसा ज्यादा देखा जाता है। मिक्स्ड अफेक्टिव एपिसोड्स फीमेल्स में, महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम मर्दों की बात करेंगे तो मर्दों में
कई बार जो है नशे से संबंधित जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो ज्यादा होता है, या वो साथ में नशे भी कर रहे होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ में। तो थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों के, जो एक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट रहेंगे, बट कॉमन ये दोनों में ही है। का नहीं है कि मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में ज्यादा है। मोहित शर्मा जी, क्या हम इस बीमारी को बेहद खतरनाक बीमारी की स्थिति में रखें या खतरनाक बीमारी की स्थिति में रखें? कैसे देखना चाहिए इसे? देखिए, बहुत बेहद खतरनाक स्थिति में मानी जाती है। जैसे डॉक्टर केनी ने बताया कि दो टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। ये सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस अवस्था में कई बार जब जब मेनिया वाली इस अवस्था खासतौर पे होती है, तब अपना जो अपने अपने जो समझ की स्थिति होती है वो पूरी तरह से कई बार चली जाती है। जो वो इंसान कर रहा होता है, वो समाज में क्या होना चाहिए, समाज में किस तरीके की स्थिति होनी चाहिए, वो उसको सोच समझ नहीं पा सकता कि मेरे को इस तरीके का काम करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई बार तो इस तरीके के लक्षण भी आते हैं जो बिल्कुल ही सोच से परे होते हैं। वो कई बार मरीज अपने आप को भगवान का रूप समझने लगता है, या इस तरीके की ऐसे इस अवस्था में इस तरीके की का व्यवहार करने लगता है जो समाज में बिल्कुल भी वो नहीं होता। और कई बार बहुत एग्रेसिव, कई बार बिल्कुल ही लाइक नग्न अवस्था में सड़क पे निकल जाना, ये सोचते हुए कि मैं तो भगवान का अवतार हूं, मुझे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। इस टाइप के व्यवहार भी कई बार मनुष्य करने लगता है, लेकिन वो मानसिक बीमारी का लक्षण है, रादर देन वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है। जब वो ठीक होता है तो मरीज को भी लगता, तब उसको एहसास होता है कि ये तो मैं क्या कर रहा था, ये सब गलत था। अगर उपचार का हम जिक्र करें, क्योंकि क्या कारण रहे वो आप दोनों लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया हमारे दर्शकों को। उपचार का अगर हम जिक्र करते हैं अब डॉक्टर साहब, तो उपचार किस तरीके से इसे करना चाहिए? शुरुआती दौर में हमें किस तरीके से इसे भांप करके पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, वही है कि कितना सीरियस इस समय सिम्टम्स हैं किसी इंसान को, वो मैटर करता है। अगर किसी उसमें माइल्ड सिम्टम्स अभी स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग के सिम्टम्स हमें पता लग गए हैं, लक्षण में आ गए हैं कि अभी नींद कम होना, मेनिया के लक्षण आए हैं, नींद कम होना शुरू हुआ है, खुश होना ज्यादा शुरू हुआ है, थोड़ा सा ओवर टॉकेटिव हो गया है, जिनको नहीं जानता उनसे भी बात करना शुरू कर दिया है, तो उस केस में हम थोड़ा मेडिसिन के उससे चीजों को जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो, जिसमें एग्रेशन बिहेवियर बहुत ज्यादा आ गया हो, इंसान किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है, मार पिटाई पे आ रहा है, तो उससे केस में मानसिक अस्पताल में भर्ती करके इलाज करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन और डिप्रेशन में खासतौर पे अगर सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा है, तब भर्ती करके साथ में निगरानी रहे, कोई गलत हरकत ना कर बैठे कोई ऐसे पर्सन। तो इन सबको देखते हुए जगह डिसाइड की जाती है कि किस जगह पर उसको ट्रीटमेंट बेटर तरीके से मिल सकता है। डॉक्टर जतिन उकरानी जी, आपने ये भी बताया कि जेनेटिक बीमारी होती है, तो जेनेटिक बीमारी होने के साथ जब मरीज का इलाज शुरू होता है तो उस दौरान क्या फैमिली के हिस्ट्री का मूल्यांकन जरूरी होता है शुरुआती दौर में ही, या फिर किस लेवल पर? देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो मोस्ट हेरिटेबल मानसिक बीमारी है। मतलब ये सबसे ज्यादा जो है इसके जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है। और कई बार हमारे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं जिसमें फादर, मदर और दोनों बच्चे जो है सबको ही बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस्ड है। तो कई बार जो है ये बहुत ज्यादा हेरिटेबल होता है, और डे 1 पे ही जब हम असेसमेंट करते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई परिवार में किसी को इस तरह की तो कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे चलते चलते, साइकेट्रिक के साथ क्या न्यूरोलॉजी का भी इसमें कोई रोल होता है? देखिए, न्यूरोलॉजी का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। मेनली रोल जो है वो साइकेट्रिस्ट का है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है, जो कि काउंसलिंग सीबीटी के थ्रू इनको थोड़ा स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं और फैमिली को भी समझाते हैं कि भाई ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। न्यूरोलॉजी का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छी तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर को हमारे दर्शकों के बीच में बात रखी कि किस तरीके से ये बीमारी हो सकती है और कैसे उससे बचे जा सकता है और उपचार किस तरीके से किया जा सकता है इसका।